नमस्कार दोस्तों। मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एग्जामिनेशन से पहले। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जामिनेशन हो, ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं, टॉपिक का नाम है नई शिक्षा नीति। कि जब आप देख रहे हो कि नई शिक्षा नीति यानी कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इससे प्रश्न बड़े जम करके बनाए जा रहे हैं। तो आज हम लोग का पूरा जो सेशन है वो इसी टॉपिक पे होगा, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कहीं कहीं पर एग्जामिनेशन में इसको नेप नाम से देगा, NEP। एन यानी न्यू, ई यानी एजुकेशन और पी यानी पॉलिसी। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया जाए कि शिक्षा नीति ये है क्या, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो जहां जहां से प्रश्न बने हुए हैं उन प्रश्नों के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए पूरी की पूरी पीपीटी आपके सामने लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षा नीति आई कब। तो शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी हुई है 2020 की, ये भारत की नई शिक्षा नीति है। जो कब लाई गई है, तो केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई है। 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इससे कई बार पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई। तो याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। मार्च और अप्रैल के मध्य में चर्चा होना शुरू हो गई थी, प्रस्ताव पारित हो चुके थे और 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि शिक्षा नीति 2020 सन 1986 में जारी की गई शिक्षा नीति के बाद, यानी 34 सालों के बाद। यानी इसके पहले 1986 में आया था और उसके बाद सीधे पहला बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है 2020 को। यानी इसके पहले की शिक्षा नीति आई थी 1986 में और अब जो आई है उसके 34 साल के बाद आई है आपकी 2020 में। 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। यानी कितने सालों के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, तो उत्तर होगा 34 साल बाद। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इससे पहले शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में। हो सकता है कि एक प्रश्न ये भी बन जाए कि किसके समय में, यानी किसकी टाइमिंग थी। तो याद रखिएगा कि ये अगला, इसके पहले जो आई थी शिक्षा नीति वो थी आपकी राजीव गांधी जी के शासनकाल में। राजीव गांधी के शासनकाल में 1986 में आई थी। आगे चलते हैं, कौन लाया, मतलब इस समिति की जो रिपोर्ट बनी थी वो कौन बनाया था। तो आप याद रखिएगा, ये नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है इस पूरे टॉपिक के लिए। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। कि डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्हीं की ये बनाई हुई शिक्षा नीति, यानी कि फाइनल रिपोर्ट का जो प्रेसिडेंट थे, फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी, उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। उनके बारे में एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है कि हैं कौन। तो याद रखिएगा कि इसरो, यानी हमारे यहाँ जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरिक्ष के ऊपर अनुसंधान करता है, उसके कस्तूरी रंगन साहब प्रमुख रह चुके हैं, यानी इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में ये शिक्षा नीति की रिपोर्ट सबमिट की गई थी केंद्र सरकार के सामने। आगे चलते हैं कि ये कब कब आई है शिक्षा नीति। तो ध्यान देना है कि पहली शिक्षा नीति जो हम लोग की आई थी वो आई थी 1968, ध्यान देना। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 और तीसरी ये जो आई है ये आई है आपकी 2020 में। यानी 3 शिक्षा नीति अब तक स्वतंत्र भारत में आ चुकी है। पहली कब आई थी, 1968 में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। दूसरी आई थी 1986 में, राजीव गांधी साहब के शासनकाल में। और तीसरी आई है 2020 में, नरेंद्र मोदी साहब के शासनकाल में। यानी कि 3 शिक्षा नीति हमारे यहाँ पर अब तक प्रस्तुत की जा चुकी है 1968, 86। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप देख रहे हो कि बस पलट देना है। अंकों का खेल है कि 6 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 6 कर देना है, बस इतना ही अंतर है। 68 में पहली, 86 में दूसरी। और 2022 तो चूंकि रिसेंट है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लंबे समय तक याद होगा। अब देखा जाए क्या क्या इसका अंतर आया है। तो सबसे पहले हम फोकस देखेंगे कि इस शिक्षा नीति के आने से पहली चीज की स्कूली शिक्षा पर, यानी इंटरमीडिएट तक क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा है कि अब तक हाई स्कूल और इंटर में एग्जामिनेशन एक ही होते थे।
मेंस में, मतलब कि आप कह सकते हो कि वार्षिक परीक्षाएं होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होंगी नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से परीक्षा साल में 2 बार होगी। दूसरी चीज कि 5वीं और 8वीं तक की शिक्षा, यहाँ पर पहला फोकस किया गया है कक्षा 5 तक, और फिर उसके आगे ये भी जोड़ा गया कि यदि संभव हो सके तो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम या तो मातृभाषा हो, शिक्षा का माध्यम या तो मातृभाषा हो, या तो स्थानीय भाषा हो, और या फिर क्षेत्रीय भाषा को रखा जाए। मतलब क्या है कि बच्चों को काबिल बनाने पर जोर देना है। लैंग्वेज स्किल में उनको इंग्लिश का दबाव नहीं डलवाना है कि जबरदस्ती उनको अंग्रेजी पढ़ाई ही जाए, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें, चाहे वो 5वीं का बच्चा हो, 6वीं का हो, 7वीं का हो, 8वीं का हो। 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का ध्यान दिया गया। और ये भी कहा गया है कि यदि आप इन तीनों भाषाओं का नियम अगर आप लगा रहे हैं तो ध्यान देना है कि कम से कम 2 भाषाएं जो हैं वो कहाँ की होनी चाहिए, तो 2 भाषाएं आपकी भारतीय होनी चाहिए। फिर से याद दिला रहा हूँ कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार होगी। स्कूली शिक्षा पर पहला प्रभाव यह पड़ा है। दूसरा प्रभाव पड़ा है कि 5वीं और 8वीं तक की शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा हो सकता है, स्थानीय भाषा हो सकता है, या क्षेत्रीय भाषा हो सकता है। तीसरी बात क्या कही गई कि अगर त्रिभाषा नियम आप लगा रहे हो तो त्रिभाषा नियम लगाते समय यानी कि 3 भाषाओं का ज्ञान अगर आप आवश्यक बना रहे हो, जैसे हमारे यहाँ सामान्य स्कूलों में चलता है कि 3 भाषाएं हम लोग सीखते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो इसमें कहा गया कि अगर 3 भाषाएं आप लगा रहे हैं तो उनमें से कम 2 भाषाएं जो हैं वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा में ये बदलाव हुआ है। आगे चलते हैं। कहा गया कि अब तक जो 10+2 का फॉर्मेट चलता था, क्योंकि 10 को हम लोग कहते थे हाई स्कूल, 2 को हम लोग कहते थे इंटरमीडिएट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ यही दोनों माने जाते थे कि बच्चा सीरियस कब होता था, तो या तो पहली बार सीरियस होता था हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में, और दूसरी बार सीरियस होता था इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। लेकिन अब उसको तोड़ा गया। कितने पार्ट में तोड़ा गया? तो कहा गया कि इनको तोड़ दो किस में, तो 5+3+3+4, यानी अब 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 ये नियम हमारे यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में। यानी पहली बार 5 में, फिर 5 के बाद 3 साल के बाद यानी 6, 7, 8 में, फिर 3 साल के बाद यानी कि 9, 10, 11 में, और इंटरमीडिएट में यानी फाइनल ईयर में जब लड़का पहुंचेगा तभी डिसाइड हो जाएगा कि लड़के को आगे चल करके क्या बनना है। ये इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी। होता क्या था कि इंटरमीडिएट तक लड़का पढ़ रहा है आपका मैथमेटिक्स या बायो से, ग्रेजुएशन में ले लेता था बीए। अब उसकी पुरानी शिक्षा की भूमिका जो है उसकी अग्रिम शिक्षा की भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती थी। लड़के का इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स से करने का कोई लाभ उस बच्चे को नहीं मिल पाता था क्योंकि वो बीए ले लेता है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, तो हमने एक चीज यहाँ पर जोड़ दी कि ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये 4 होगा, यानी कि 5+3+3+4 के हिसाब से स्कूल के पाठ्यक्रम डिजाइन किए जाएंगे। दूसरा कहा गया कि 3 से 5 तक बच्चे के ऊपर दबाव न्यूनतम रखना है, उसको प्रिपरेटरी स्टेज की पढ़ाई करानी है, यानी उसके ऊपर प्रेशर बहुत कम रखना है, और उसको कक्षा 5 के लिए और 8 के लिए और 11 के लिए और ग्रेजुएशन के लिए तैयार करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जोड़ी गई इसके अंदर, कहा गया कि क्लास 6 में ही स्किल डेवलपमेंट के पाठ्यक्रम जोड़े जाने शुरू किए जाने चाहिए। यानी कि बच्चे को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है, बच्चे को पढ़ाते समय यह ध्यान देना है कि बच्चा समाज में जा कर के कुछ न कुछ रोजगार परक कार्यक्रम की शुरुआत कर सके। इसके लिए कक्षा 6 से ही कौशल विकास पाठ्यक्रमों की शुरुआत करे जाने का प्रस्ताव रखा गया है। फिर से बोल देता हूं कि शिक्षा नीति 2020 का स्कूली शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला अंतर तो यह आया कि पहले 10+2 हुआ करता था, अब होगा 5+3+3+4 का हिसाब से स्कूल के पाठ्यक्रम डिजाइन किए जाएंगे। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक को प्रिपरेटरी स्टेज की पढ़ाई रखी जाएगी, और कक्षा 6 में ही स्किल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम या स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। शुरुआत हो जाएगी कक्षा 6 से ही। आगे चलता हूं, उच्च शिक्षा पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे अगर बात किया जाए तो कहा गया कि एनरोलमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी भी हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में एनरोलमेंट कम है,
तो टारगेट ईयर्स डिसाइड किया गया है किसको, 2035 को, कि 2035 जो है वो हमारा टारगेट ईयर है। और टारगेट ईयर 2035 तक हमको जो वर्तमान एनरोलमेंट नंबर चल रहे हैं या एनरोलमेंट की संख्या या उपस्थिति की संख्या या रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है उसमें कितने का इजाफा करना है, तो उसमें हमको इजाफा करना है 50% का, यानी हमको 50% का इजाफा करना है, 50% की बढ़ोतरी करनी है। दूसरा कि जब 50% का इजाफा करेंगे तो कहीं ना कहीं सीटों को जोड़ना चाहिए। कितनी सीट जोड़ेंगे, तो 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है 2030-35 आते आते। उसके बाद कहा क्या गया कि 2030 ये मिनिमम टाइमिंग रखी गई कि 2030 तक या कुछ समय उससे और समय ले लेते हैं या उसके बाद तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था बनाई जाएगी। बहुविषयक संस्था का मतलब कि एक ऐसी संस्था जिसमें बहुत सारे विषयों की पढ़ाई हो रही हो, बहुत सारे विषयों पे चर्चा हो रही हो। ये उच्च शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा पर ये असर पड़ेगा। फिर से याद दिला रहा हूं कि 2035 तक उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट कितने प्रतिशत बढ़ाना है, 50%। कितने करोड़ नई सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, 3.5 करोड़। कब तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था जोड़ी जाएगी, तो 2030 या उसके बाद तक हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। आगे चलता हूं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्या है, इस पे नई शिक्षा नीति की मुख्य बातों पर अगर आया जाए कि क्या है इसमें, तो कहा गया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम पे ज्यादा फोकस है। कोविड-19 और तमाम इस तरीके की चीजों को देखते हुए कहा गया कि बच्चे को घर से ज्यादा न निकलना पड़े, इसलिए पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान देना है कि पाठ्यक्रम को हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी संचालित कर सकें। इस तरीके के पाठ्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया गया है। दूसरा कहा गया कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उन भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए पाली ये एक भाषा है, फारसी और प्राकृत भाषाओं के अनुवाद संस्थान, यानी ये भाषाएं जो हैं वो धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं, तो इन भाषाओं को भी प्रमोट करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में। फिर से याद दिला रहा हूं कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर ज्यादा ध्यान, सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के अनुवाद संस्थान की स्थापना, ये टारगेट रखा गया है। और साथ ही चुनौती क्या है कि क्या सरकार इस पूरी नई शिक्षा नीति को पूर्णतया लागू कर पाएगी या फेल कर जाएगी। तो सरकार, इतना आसान काम भी नहीं है नई शिक्षा नीति को पूर्णतया लागू करना, क्योंकि कुछ कठिनाइयां, कुछ चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं। पहली चुनौती क्या है कि अब तक हम लोग के यहाँ पर शिक्षा के ऊपर कितना खर्च हो रहा था, तो अब तक खर्च हो रहा था 2.6, 2.8 से लेकर के अधिकतम 3% तक, यानी कुल खर्च का, कुल बजट का 2.5 से 3% तक हम लोग खर्च करते थे शिक्षा के ऊपर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जीडीपी का 6% तक खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाएगी सरकार के लिए कि जीडीपी का 6% आप इतनी बड़ी जनसंख्या शिक्षा के ऊपर खर्च कर दोगे। हालांकि अगर सरकार इस तरीके की चुनौती का सामना करने में सफल हो जाती है, तो ये कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन लेवल पर, इंडिया के एजुकेशन लेवल पर एक बेहतरीन असर दिखाई देगा अगले 10-5 सालों के भीतर में। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट कि बच्चों को घरों से निकालना और इनरोलमेंट को 50% तक बढ़ाना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ गरीबी कारण है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं और गरीब होने की वजह से हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट नहीं कराते हैं। कुछ बच्चे जिनके यहाँ पर माहौल या वातावरण उस तरीके का नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए और हमको कहीं ना कहीं एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाना है, तो ये भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ जो तमाम संस्थाएं बनी है, जैसे यूजीसी बनी हुई है, एआईसीटीई बनी हुई है, एनसीटीई बनी है, जो मान्यता प्रदान करती हैं उच्च शिक्षा को और नियामक के तौर पर काम करती हैं, उन सब की जगह पर, क्योंकि सब में बहुत सारी विविधताएं हैं, और उन सब की जगह पर एक नियामक संस्था बनाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये भी बहुत बड़ी चुनौती का काम है।
तो सरकार के लिए ये 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां और भी हैं, अभी आगे डिस्कशन किया जाएगा। इसको फिर से दोहरा रहा हूं कि अब तक शिक्षा पर खर्च हो रहा था 2.5 से 3%, लेकिन नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है 6% तक, जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती सरकार के लिए है कि इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाया जा सके, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और तमाम नियामक संस्थाएं जो उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, उनको ऐड करके और उनकी जगह पर एक सिंगल यानी वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन का जो चर्चा हो रहा है, ये बना पाना भी, क्योंकि सबके नियम कानून अलग हैं, सबका बोर्ड अलग है, सबके अधिकारी अलग हैं, और उन सबको मर्ज करके एक अलग नियामक संस्था बना पाना भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देगा। आगे चलता हूं। अलग अलग राज्यों में अलग मातृभाषा, ये भी बहुत बड़ा मैटर है कि हमने कहा कि त्रिभाषा नियम लगाएंगे, और स्थानीय भाषा को और भारत की भाषा को ज्यादा ध्यान देना है। त्रिभाषा में 2 भारतीय भाषाओं का रहना जरूरी है। इन सब नियमों के बीच एक सबसे बड़ी चीज आती है कि जब आप पूर्वोत्तर भारत में जाते हो तो वहाँ की भाषा कुछ और होती है। अगर आप उत्तर भाषी क्षेत्रों में आते हो तो वहाँ की भाषा कुछ और होती है। कहीं पर भोजपुरी बोली जा रही है, कहीं पर तेलुगु तमिल बोली जा रही है। तो अलग अलग राज्यों को और एक नियामक संस्था से नियंत्रित कर पाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर